हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 23। स्क्वायर मॉल। स्वर और सरगम अनामिका के साथ धड़कन को लेकर शॉपिंग के लिए आए हुए थे। कल धड़कन का बर्थडे था, इसीलिए आज स्वर उसके लिए उसके बर्थडे शॉपिंग करने वाला था। सरगम और स्वर एक तरफ चल रहे थे और दूसरी तरफ अनामिका धड़कन का प्रेम अपने हाथ में लेकर चल रही थी। सरगम स्वर की तरफ देखते हुए बोली, धड़कन पर फ्रॉक सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हम उसके लिए फ्रॉक ही लेंगे। मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही अच्छी प्रिंसेस फ्रॉक देखी थी, बिल्कुल उसकी तरह। स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी इंस्टा पर भी आईडी है? सरगम तुरंत बोली, और नहीं तो क्या, मेरे पूरे 555 फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन आपकी वजह से मेरा अकाउंट गुम हो गया। मेरे पुराने फ़ोन में मेरा अकाउंट था, लेकिन जो आपने मुझे नया फ़ोन दिया है उसमें मेरा वो अकाउंट आ नहीं रहा है। अब मैं वो 555 फॉलोअर्स कैसे वापस लेकर आऊँगी? उसकी बात सुनते हुए स्वर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, किसी दिन मैं तुम्हारा अकाउंट शेयर कर दूंगा, तो देखना कैसे तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ खास करना होगा। अभी वो बोल ही रहा था कि सरगम व्यंग से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओह रियली, आप मुझे फॉलोअर्स देंगे? चिंदी चोर कहीं के, आपके पास खुद के फॉलोअर्स हैं भी? अगर कोई गिना चुना एक आध फॉलोअर्स आपके पास हुआ भी ना, तो वो आपकी ही फेक आईडी होगी। प्रिया एंजल के नाम से आए बड़े मुझे फॉलोअर देने वाले। 555 फॉलोअर्स इकट्ठे करने में पता है मुझे पूरा 1 साल वक्त लगा था। आप क्या जाने 555 फॉलोअर्स कितने होते हैं। ये बोलते हुए वो एटीट्यूड से स्वर की तरफ देख रही थी। वहीं स्वर अब एक पल के लिए रुका। उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और फिर अगले ही पल उस पर इंस्टाग्राम खोलकर अपने फ़ोन को सरगम की तरफ बढ़ा दिया, तो सरगम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसके फ़ोन की तरफ देखने लगी, जिस पर 14 मिलियन फॉलोअर्स नजर आ रहे थे। उन फॉलोअर्स को देखते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसका गला सूखने लगा था, लेकिन अगले ही पल वो मुंह बनाते हुए बोली, पक्का ये फॉलोअर्स आपके तो नहीं हो सकते। ज़रूर आपने किसी क्वीन या एंजल के नाम से अपनी आईडी बना रखी होगी और अजीब अजीब सी वीडियो डालते होंगे। अंदर कुछ प्लास्टिक का तो नहीं लगवा रखा है ना आपने? ये बोलते हुए उसने स्वर के बिल्कुल करीब होकर उसकी शर्ट को अपनी उंगली में पकड़ा, उसके सीने पर झांक कर देखने लगी, तो स्वर की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उसका हाथ हटाते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? कुछ भी बोलती हो, कुछ नहीं लगा है मेरे अंदर प्लास्टिक का, बेवकूफ़ कहीं की। उसके बात पर सरगम ने अपना नाक सिकोड़ लिया और बोली, तो मैं क्या करूं, आजकल इंस्टाग्राम पर यही चलता है। स्वर गुस्से से बोला, मेरी खुद की आईडी है, ये स्वर चौहान के नाम से, तुम चेक भी कर सकती हो और मुझे फॉलो भी कर सकती हो, लेकिन अपनी नई वाली आईडी से, क्योंकि पुरानी वाली तो तुम्हारी कभी भी नहीं चलेगी। उसकी इस बात पर सरगम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों, आपको कैसे पता कि वो आईडी कभी नहीं चलेगी? स्वर के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे, जो साफ बता रहे थे कि उनमें किसी की कोई करामात है। अनामिका उन दोनों की तरफ देख रही थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले कि स्वर सरगम की तरफ देखते हुए बोला, अब अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप स्टोर के अंदर चलो, और खबरदार, अगर तुमने वहां पर जाकर कोई फालतू की बकवास की तो। उसकी बात पर सरगम ने एक बार फिर से मुंह बनाया और सामने की तरफ देखने लगी, जहां वो एक स्टोर के दरवाजे पर खड़े थे। और वो स्टोर बहुत बड़ा था, जहां पर स्पेशली बच्चों के कपड़े मिलते थे। वो कोई ब्रांडेड स्टोर था, और वो भी इंटरनेशनल ब्रांड। अनामिका भी ध्यान से उस स्टोर को देख रही थी। वो चारों अंदर की तरफ आई और फिर स्वर ने कुछ वक्त उस स्टोर के मैनेजर से बात की, और फिर वो मैनेजर खुद उन्हें धड़कन के लिए आउटफिट दिखाने लगा। सरगम तो
इतनी क्यूट क्यूट फ्रॉक देख कर ही मुस्कुरा रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी सिलेक्ट करे और कौन सी रिजेक्ट। हालांकि उसे पता था कि स्वर अगर चाहे तो ये सारा स्टोर खरीद सकता है, लेकिन धड़कन के लिए अभी वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात पर उसे कुछ ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं थी। उसने दो ड्रेस सिलेक्ट की और स्वर की तरफ देखते हुए बोली, हम ये दोनों धड़कन को ट्राई करें क्या? इनमें से जो बेटर लगेगी हम कल उसे वही पहनाएंगे। स्वर ने उन दोनों की ड्रेस की तरफ देखा और फिर उनमें से एक कैंसिल करके बोला, नहीं, ये वाली नहीं, पर हाँ, ये वाली ट्राई कर सकती हो तुम। ये बोलते हुए उसने एक वाइट कलर की फ्रॉक को टच किया तो सरगम मुंह बनाते हुए बोली, उस ब्लैक कलर की फ्रॉक में आपको क्या प्रॉब्लम थी? पर नहीं, आपको मेरी बातों में टांग तो अड़ानी है, वरना आपको रोटी कैसे हजम होगी। ये बोलते हुए उसने एक वाइट फ्रॉक को अपने हाथ में लिया और फिर धड़कन की तरफ देखते हुए बोली, आओ धड़कन, आप मेरे साथ आओ, हम ये ड्रेस ट्राई करके देखेंगे। ये बोलते हुए उसने धड़कन को प्रेम में से लिया और फिर उसे सामने बने हुए ट्रायल रूम में ले जाने लगी। सर उसे रोकते हुए बोला, धड़कन को ड्रेस ट्राई करवाने के लिए ट्रायल में ले जाने की क्या ज़रूरत है? तुम उसे यहाँ पर भी तो ड्रेस ट्राई करवा सकती हो ना। उसने इनर वियर तो पहने ही होंगे ना। 1 साल बच्ची ही तो है वो। सरगम स्वर की कोई बात का जवाब देती उससे पहले ही धड़कन ने अपना चेहरा ना में हिलाना शुरू कर दिया तो स्वर की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। सरगम उसे देखते हुए बोली, मिल गया आपको जवाब, या फिर और जवाब चाहिए आपको? स्वर अब बिल्कुल चुप हो गया और सरगम धड़कन को लेकर ट्रायल रूम में चली गई। अनामिका इधर उधर अपनी नजरें घुमा रही थी और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। धड़कन को लेकर सरगम ट्रायल रूम में आई और फिर उसे वो फ्रॉक पहनाकर देखने लगी। वो फ्रॉक सच में धड़कन पर बहुत अच्छी लग रही थी। धड़कन को लेकर सरगम बाहर जाती ताकि स्वर को वो ड्रेस दिखा सके। उससे पहले ही अचानक से ट्रायल रूम का दरवाजा नॉक हुआ और एक सेल्स गर्ल जो उस स्टोर की लग नहीं रही थी, लेकिन सरगम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सेल्स गर्ल सरगम की तरफ देखते हुए बोली, आपको सर बाहर बुला रहे हैं, बेबी को आप यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ड्रेसेस सिलेक्ट की है, तो अब आपको वो भी उन्हें पहना कर देखनी होगी, है ना? सरगम उस सेल्स गर्ल की बात सुनकर अजीब से मुंह बनाने लगी। वो गुस्से से बोली, एक तो पता नहीं ये चौहान साहब खुद को समझते क्या हैं। अभी तो मैंने एक ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं की और उन्होंने और ड्रेस पसंद कर ली। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ आई। उसने धड़कन को उस ट्रायल रूम में ही छोड़ दिया। उसे देखते हुए उस सेल्स गर्ल के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अगले ही पल उसने वो ट्रायल रूम बंद कर दिया और सिटकिनी को जोर से खींचा तो सिटकिनी टूट गई, जो अंदर बाहर दोनों की तरफ से थी और अंदर से अब दरवाजा लॉक हो चुका था। सरगम बाहर की तरफ आई, लेकिन वो स्वर के पास जाती उससे पहले ही अनामिका उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, बाहर कोई मिस्टर अमन मेहरा तुम्हें बुला रहे हैं, तुम उन्हें जानती हो क्या? मेहरा इंडस्ट्रीज के सीईओ। अनामिका की बात सुनकर सरगम के होश उड़ गए। अमन मेहरा, ये नाम ही काफी था उसकी सांसों को गहरा के लिए। उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी झलकने लगी। वो अनामिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम प्लीज धड़कन को संभालो, वो ट्रायल रूम में है, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ भाग गई। बाहर आते ही उसकी नज़र अमन पर गई, जो उस स्टोर के अंदर ही खड़ा था। उसे देखकर एक पल के लिए सरगम पूरी तरह से फ्रीज हो गई। वहीं स्वर ने जब सरगम को बाहर की तरफ जाते हुए देखा तो उसकी आईब्रो भी ऊपर की तरफ उठ गई। वो तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर आया और जब उसने सरगम और अमन को एक दूसरे के करीब देखा तो गुस्से से उसकी मुट्ठियां कसने लगी। अमन मेहरा वही इंसान था जिससे स्वर सरगम को दूर रखना चाहता था, जिसके लिए उसने सरगम का फोन तक चेंज कर दिया था, लेकिन वो उन दोनों के बिल्कुल पास जाता
उससे पहले ही अंदर की तरफ से जोरों से आवाज आने लगी। आग, आग। उन आवाजों को सुनकर सरगम और स्वर दोनों ने एक साथ अंदर की तरफ देखा, जहां पर आग की लपटें थोड़ी बहुत नजर आ रही थी और धुआं भी काफी उठ रहा था। और वो आग की लपटें उस ट्रायल रूम में से नजर आ रही थी जिसमें धड़कन थी। उन दोनों के होश उड़ गए और वो दोनों जल्दी से उस ट्रायल रूम की तरफ भागे। अनामिका अभी भी उस ट्रायल रूम के आसपास नहीं थी। स्वर उस ट्रायल रूम के पास आया और इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगा। तभी अनामिका वहां पर आई। उसे देखकर स्वर तुरंत बोला, धड़कन कहाँ है? अनामिका झट से बोली, धड़कन मेरे पास नहीं है, वो तो मिस सरगम के साथ इस ट्रायल रूम में थी ना। सरगम जो अब तक वहां पर पहुंच चुकी थी, अनामिका की बात सुनकर वो दंग रह गई। वो तुरंत बोली, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम धड़कन को ट्रायल रूम से बाहर ले आओ। अनामिका तुरंत बोली, नहीं तो, तुमने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर तुम मुझसे कहती तो मैं तो धड़कन को कब का बाहर ला चुकी होती। वो बोल रही थी और स्वर तुरंत उस ट्रायल रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। स्वर जोर जोर से उस दरवाजे को धक्का लगाने की कोशिश करने लगा। आग तेजी से बढ़ती जा रही थी और जितनी तेजी से आग बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से सरगम और स्वर की धड़कनें धीमी होती जा रही थी। सरगम भी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे की सिटकनी टूटी हुई थी। वो स्वर की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज चौहान साहब, कुछ कीजिए ना, मेरी धड़कन को प्लीज अंदर से बाहर निकालिए। अगर मेरी धड़कन को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। चौहान साहब, प्लीज कुछ कीजिए। स्वर जोरों से चिल्लाया, चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं होगा, मेरी हार्ट बीट को कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर उसने अब और भी ज्यादा जोर से दरवाजा खोलना शुरू किया, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं दरवाजा टूटकर कहीं धड़कन पर ही न गिर जाए। वहीं दूसरी तरफ स्टोर की टीम एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्सटिंग्विशर वाला स्टोर भी खुल नहीं रहा था जहां पर वो सारे सिलेंडर रखे हुए थे। इस वक्त वहां पर बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तभी अचानक से सरगम की नज़र ऊपर की तरफ गई, जहां पर उस ट्रायल रूम में जाने का रास्ता था, लेकिन वहां पर भी आग लगी हुई थी। पर इसके अलावा अब सरगम के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। स्वर अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था और सरगम तुरंत जैसे तैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वहां पर नीचे चेयर्स रखी थी, जैसे तैसे वो ऊपर की तरफ आ तो गई और उसने अब चेंजिंग रूम की तरफ देखा, जहां ऊपर की तरफ छत थी, लेकिन वो टेम्परेरी छत थी। जैसे तैसे उसने उस छत को वहां से हटाना शुरू किया तो वो काफी ज्यादा भारी थी। शायद वो लकड़ी की बनी हुई थी, जिसे हटाना सरगम के लिए आसान नहीं था, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही थी। जैसे तैसे उसने उसे थोड़ा सा हटाया, लेकिन उस थोड़ी सी जगह में से उसे धड़कन नजर आने लगी थी, जो अंदर प्रेम में बैठी थी। फिलहाल आग उस तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उस चेंजिंग रूम की दीवारों पर आग तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए किसी भी वक्त आग की लपटें उस तक पहुंच सकती थी। उसे यह देखकर सरगम का दिल थक सा रह गया। उसकी खुद की धड़कन रुकने को हो गई थी। वो तुरंत उस लकड़ी की छत की ओर और ज्यादा साइड करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी थी। ऐसे में सरगम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी। उसने जैसे तैसे उस थोड़ी सी जगह में से अंदर जाने की कोशिश की। उसने अपने पैरों को नीचे की तरफ लटकाया और फिर जैसे ही वो वहां से सरक कर नीचे की तरफ आई, उसकी पीठ पर वो दीवार जोर से लगी और उसकी पूरी पीठ छिल गई। उसके कपड़े बुरी तरह से फट गए और उसकी पीठ पर गहरे जख्म हो गए थे। स्किन पूरी फट गई थी और वहां से खून बहने लगे थे, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ नजर धड़कन ही आ रही थी। वो प्रेम में बैठी थी
और आग की लपटें अब प्रेम तक पहुंच गई थी। सरगम दर्द से चिल्ला उठी थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना दर्द जैसे पूरी तरह से भुला दिया और वो तुरंत धड़कन की तरफ भागी। वो प्रेम चलना शुरू हो गई। अगर 2-4 सेकंड भी सरगम धड़कन के पास नहीं पहुंचती तो धड़कन भी आग की लपेट में आ जाती और कोई भी अनहोनी हो सकती थी। सरगम ने तुरंत धड़कन को अपनी बाहों में उठाया और अगले ही पल उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना धड़कन? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आई एम सो सॉरी धड़कन, मेरी वजह से तुम इस तरह की प्रॉब्लम में फंस गई। प्लीज अपनी सरगम को माफ कर दो। आइंदा वो तुम्हें इस तरह से छोड़कर कभी नहीं जाएगी। चेंजिंग रूम से सरगम की आवाज़ सुनकर स्वर हैरान रह गया। वो अभी भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने अब तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई जहां उसे सरगम नजर नहीं आई। सरगम की आवाज़ सुनकर अनामिका के भी होश उड़ चुके थे। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि सरगम चेंजिंग रूम के अंदर भी पहुंच गई। स्वर ने अब जोर से दरवाज़ा बजाया और बोला, तुम तुम अंदर हो सरगम? अगर तुम अंदर हो तो प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो। जैसे ही सरगम ने स्वर की आवाज सुनी, उसे तुरंत दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दरवाजे को अंदर की तरफ से आग लग चुकी थी और जहाँ पर सिटकिनी थी वहाँ पर तो आग बहुत ज़्यादा तेज थी। वो जोरों से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज कुछ कीजिए चौहान साहब, यहाँ पर अंदर दरवाजे पर आग लगी हुई है, मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाऊंगी। अगर मैंने दरवाजे में हाथ लगाया तो फिर हाथ चल जाएगा और मेरे हाथ में धड़कन है, प्लीज कुछ कीजिए चौहान साहब। उसकी बात सुनकर स्वर की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। अनामिका के चेहरे पर भी गुस्सा छलकने लगा था। कहाँ वो सरगम पर ये सारा ब्लेम डालने वाली थी और कहाँ सरगम न जाने कैसे अंदर पहुंच गई। अब अनामिका को डर लग रहा था कि कहीं इन सब के बाद स्वर सरगम को और ज्यादा अपने सिर पर न चढ़ा ले। इसीलिए वो स्वर की तरफ देखते हुए बोली, खुद तो सरगम तुरंत अंदर पहुंच गई और अगर उसके पास अंदर जाने का रास्ता था तो उसे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। पर नहीं, उसे तो हमेशा अपनी मर्जी की करनी है। उसकी बात सुनकर स्वर भी उसकी बात के बारे में सोचने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसने दरवाजे की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, तुम एक काम करो, तुम जैसे तैसे धड़कन को संभालो, मैं इस दरवाजे को तोड़ने वाला हूँ। तुम पीछे की तरफ हट जाओ, ये दरवाजा अंदर की तरफ गिरेगा तो तुम्हें चोट लग सकती है। उसकी बात सुनकर सरगम ने अपने आसपास देखा, जहाँ पूरी तरह से आग फैल रही थी। वो वहां से पीछे हट नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो जोरों से चिल्लाई, ठीक है चौहान साहब, आप जल्दी से दरवाजा तोड़ दीजिए। ये बोलकर वो तुरंत घूम गई और अगले ही पल स्वर ने जोर से अपना पैर दरवाजे पर मारा तो दरवाजा तुरंत टूट गया। लेकिन जैसा कि स्वर सोच रहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो दरवाजा सीधा अंदर की तरफ गिरा और अंदर ही सरगम खड़ी थी, जिसने अपनी बाहों में धड़कन को समेट लिया था, लेकिन खुद उसकी पीठ पर दरवाजे की तरफ थी। और अब वो दरवाजा सीधा सरगम की पीठ पर गिरने को हुआ, लेकिन स्वर ने पहले ही अंदर खड़ी सरगम को देख लिया था। वो दरवाजा उसकी पीठ पर लगता उससे पहले ही स्वर ने तुरंत अपने दोनों हाथों से उस दरवाजे को पकड़ लिया जिसकी दोनों तरफ आग थी, और अब स्वर के हाथ बुरी तरह से जल गए। सरगम ने जब अपने ऊपर से वो दरवाजा गिरता हुआ महसूस नहीं किया तो उसने हल्का सा अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाया। दरवाजे पर स्वर के हाथ देखकर वो शॉक्ड रह गई। वो जोरों से चिल्लाई, चौहान साहब। वही स्वर के हाथ बुरी तरह से चल रहे थे और उसने अब वो दरवाजा एक झटके से बाहर की तरफ खींचा और अगले ही पल वो दरवाजा जमीन पर गिरा। स्वर की नजरें अब सरगम और धड़कन पर गई। सरगम की आंखों में बेहिसाब आंसू थे, जबकि इन सब से बेखबर धड़कन उसकी गोद में मुस्कुरा रही थी। स्वर अंदर की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसकी नज़र सरगम के पीछे लगे हुए आईने पर गई और अगले ही पल उसके कदम रुक गए। बाहर अब तक भीड़ लग चुकी थी।
स्वर ने अपने हाथों की तरफ देखा जो जलने की वजह से एकदम लाल हो चुके थे। उसने तुरंत अपना जैकेट निकाला और उसे सरगम की पीठ पर रख दिया तो सरगम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दूसरे ही पल अफसर ने धड़कन और सरगम की गोद से लिया और अपने सीने से लगा लिया। सरगम अभी भी हैरानी से स्वर की तरफ देख रही थी। उसने अपना एक हाथ अब अपने कंधे पर रखा जहाँ स्वर की जैकेट थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, माफ कर दीजिए चौहान साहब, मेरी वजह से ये सब कुछ। स्वर ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। वो उसे गुस्से से इसीलिए घूर रहा था क्योंकि सरगम इन सब का कसूरवार खुद को समझ रही थी, जबकि उसकी गुस्से भरी नजरों से सरगम को ऐसा लगा जैसे स्वर उससे बहुत ज्यादा नाराज हो। नाराज होना बनता भी था। उसकी बेवकूफी की वजह से आज धड़कन को कुछ भी हो सकता था। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे। वही स्वर ने अब धड़कन के चेहरे की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता हार्टबीट तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अनामिका सरगम की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तो तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हें धड़कन की परवाह है, तुम उसके लिए माँ की तरह हो, वो तुम्हारी अपनी बच्ची की तरह है। लेकिन अब हम सब ने देख लिया कि तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है, तुम उससे कितना प्यार करती हो। उसे अकेला यहाँ ट्रायल रूम में छोड़कर तुम न जाने बाहर किससे मिलने गई थी। उसकी बात सुनकर स्वर को भी याद आया था कि सरगम अमन मेहरा से मिलने बाहर गई थी। सरगम स्वर की तरफ ही देख रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही स्वर बोला, बहुत तमाशा हुआ, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत धड़कन को लेकर बाहर की तरफ निकल गया। उसके जाने के बाद अनामिका ने सार्कास्टिक नजरों से सरगम की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन देखकर सरगम की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो अनामिका पर शक तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत कुछ कह रहे थे। लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही अब अनामिका भी बाहर की तरफ निकल गई। सरगम भी उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ आई। आग बुझाने वाले अब पूरी तरह से आग पर कंट्रोल कर चुके थे। सरगम स्वर और अनामिका के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उसकी नजरें अपने आसपास भी घूम रही थी। अमन का वहां पर आना, फिर धड़कन का उस ट्रायल रूम में फंसना, वहां आग लगना और अनामिका के एक्सप्रेशन, उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वही स्वर धड़कन को लेकर अब अपनी गाड़ी में बैठा तो अनामिका फ्रंट सीट पर बैठ गई और उसने धड़कन को स्वर से लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया, पर स्वर ने धड़कन को अपनी गोद में रखा और पीछे की तरफ देखने लगा जहां पर सरगम आकर बैठ चुकी थी। उसने यूं ही गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चौहान मैंसन की तरफ निकल गई। पूरे रास्ते सरगम ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया हुआ था और रोई जा रही थी, जबकि अनामिका के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। स्वर कभी तो आगे की तरफ देखा और कभी नजरें खुद ब खुद पीछे की तरफ चली जाती और सरगम को यूं रोते हुए देखकर उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई जा रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।